सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कल के मैच की हम बात करते हैं। क्रिकेट के रवायती हरीफों का टाकरा बहुत शोर सुनते थे। पहलू में दिल का ये वाला मामला निकला। ग्रीन शर्ट्स ने नाकिस कारकर्दगी से मुंह नहीं मोड़ा और करोड़ों शायकीन का दिल तोड़ दिया और भारत की तूफानी परफॉर्मेंस के आगे बेबस दिखाई दिए। बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग, रवायती हरीफ ने हमें हर जगह आउट क्लास किया और 6 विकेट्स की शानदार फतह के साथ भारतीय टीम ने पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के ख्वाबों पर बिजली गिरा दी। लेकिन क्रिकेट की इस जंग में उम्मीद अभी बाकी है। पाकिस्तान सिर्फ मेज़बानी करेगा या फिर सेमीफाइनल तक जगह बना पाएगा, इसके आगे अगर मगर की दीवार खड़ी है। अगर न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई, अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दिया तो फिर नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। यानी अभी या फिर कभी नहीं वाला मामला है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की वजूहात बता दी। कहा, हमने मैच में बहुत सी गलतियां की हैं, हमें फील्डिंग भी बेहतर करने की ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना मुश्किल लगता है, ये कप्तान के अल्फाज थे। अब इसी हवाले से हम तज्जिया लेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट तनवीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच तनवीर साहब। वैसे तो जो मैंने इंट्रो में कहा कि जी बिजली गिरा दी, लेकिन मुझे इस बार जो मेरे अपने ओपिनियन है वो ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले इस मैच की बड़ी हाइप हुआ करती थी। इस बार तो ये कहा जा रहा था तुम जीतो या हारो, हम मेंटली तौर पर तैयार हैं। कुछ ऐसा ही मामला था? आपकी एंटिसिपेशन मैच से पहले थी, गिवन आवर प्रीवियस रिकॉर्ड विद इंडिया, ऑल्सो जो हमारा अभी तक का चैंपियंस ये ट्रॉफी में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, आप इस मैच को लेके बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे तो पाकिस्तान में, तो शायद आप भी इस बात को माने, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, क्योंकि बड़ा जोश होता था। इस दफा तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि मैं ये बताता चलूं सबको कि भाई मान लो एक चीज, और आज के बाद कोई ये ना बोले कि जी हम इंडिया से मुकाबला करने जा रहे हैं, हम इंडिया से जीतेंगे, हमारी टीम बड़ी जबरदस्त है, इंडिया को हम आराम से हरा देंगे। तो भाई ये एक आध तुक्के में मैच किसी आईसीसी इवेंट में जीतना इंडिया से, ये कोई बहादुरी नहीं है। टीम है तो सिर्फ इंडिया की टीम है, उसके अलावा पाकिस्तान बिल्कुल दूर दूर तक इंडिया की टीम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस लेवल पे अपने सिस्टम को लेके चले गए हैं, टीम बहुत तगड़ी हो चुकी है, उनकी आउट क्लास क्रिकेट बन चुकी हुई है, या फिर हमारी टीम इतनी निकम्मी हो गई है या उनकी परफॉर्मेंस इतनी गिर चुकी है कि हम दूसरे सामने वाली टीम को बड़ी आसानी से जीतने देते हैं। देखिए, हमारी टीम निकम्मी के साथ साथ हमारे वो लोग भी तो निकम्मे हैं ना, जिनको ला के बिठा दिया जाता है, जिनके हाथों में क्रिकेट दे दी जाती है, इतना पैसा लिए जा रहा है, जिन लोगों को पैसा दिया जा रहा है वो सारे लोग टीवी पे बैठ के, ठीक है, वो एक्सपर्ट बने हुए हैं। अब मुझे बात बताएं, जो लोग बोर्ड में नौकरियां कर रहे हैं, जिनको 50-50 लाख रुपया दिया जा रहा है, वकार यूनुस को 50 लाख रुपए, वहाब रियाज इन सब के ऊपर बैठा हुआ है, उससे पूछ के चीजें होती हैं कि जी क्या करें क्या ना करें। वहाब रियाज के बारे में तो आपको पता है, पूरा पाकिस्तान यही कहता है कि जी मोहसिन नकवी साहब के वो साथ हैं, चेयरमैन के साथ हैं, जो मतलब वो इसीलिए वो उनको इतना सब कुछ वो किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे पाकिस्तान में लोग जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो बात ये, उसके बाद आप शोएब मलिक को देख लें, वो टीवी पे बैठा हुआ है। आपके वो क्रिकेटर्स जो बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, उसके बाद वो मीडिया के लोग, वो रिपोर्टर, वो जर्नलिस्ट जो बोर्ड के साथ लगे हुए हैं, मुझे एक बात बताएं, कौन लोग, ये लोग क्या टीवी पे बैठ के क्या क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी पता है, आपको एक इदारा पे कर रहा है और आप उसी इदारे पे काम करते हुए आप टीवी पे भी काम कर रहे हैं, तो आप फिर कैसे इदारों के अगेंस्ट जाओगे? सिर्फ क्या होगा, ये लोग सिर्फ प्लेयर्स के अगेंस्ट चले जाएंगे कि जी प्लेयर्स की क्रिकेट खराब है। अब मुझे बात बताएं, आपका आकिब जावेद पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी बना हुआ और पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर भी बना हुआ है। उसके बाद अजहर अली पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर बना हुआ है और वो जूनियर लेवल उसके सारी नीचे उसको नीचे दी हुई है कि जी तुम जूनियर लेवल का सब देखो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, ये इस किस्म के लोग जब टीम में भी होंगे, सिलेक्टर भी होंगे, बोर्ड में भी होंगे, तो फिर कैसे टीम हारेगी? तो आप कैसे बोर्ड के अंदर जो नौकरी लोग कर रहे हैं उनके आप खिलाफ जाओगे? क्या समझते हैं कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए था? प्लेयर्स कौन से तब्दीलियां क्या होनी चाहिए थी, जिसकी बेस पे आपको लग रहा है कि वन साइडेड मैच हो गया, कोई ट्विस्ट ही नहीं आया, कोई उम्मीद का एक लम्हा भी नहीं आया कल के मैच में कि जिसमें लगे कि पाकिस्तान शायद अब आगे जाके कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए? देखिए, आपको बताऊं,
एक चीज बताऊं, हमारी जो क्रिकेट अब मुझे जो नजर आती है ना, मतलब ये शायद मैं गुस्सा कर रहा हूँ इस वजह से ये बात ये जायज है, ये इस वक्त जो पूरी पाकिस्तानी कौम की जो है ना, वो नमीबिया वाली क्रिकेट खेल रही है, युगांडा वाली क्रिकेट खेल रही है, नाइजीरिया वाली क्रिकेट खेल रही है। हमारी जो टीम है वो बांग्लादेश से भी नीचे है और अफगानिस्तान से भी जो है नीचे। आपने जो टीम सिलेक्शन की बात की, क्या इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई? असद शफीक, अजहर अली, आकिब जावेद ने इतना अर्सा क्रिकेट खेली है भाई। अगर इतना अर्सा क्रिकेट खेलने के बाद ये सिलेक्शन करनी थी, इतना पैसा ले रहे हो और आप लोगों से 15 लड़के सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो भाई जाओ ना यार, रिजाइन दो, जाओ कुछ और काम करो जाके, जब ये काम नहीं होता। मतलब पूरा पाकिस्तान बोल बोल के थक गया, गले खराब हो गए, ठीक है, गले सही करने की दवाइयां उनको लेनी पड़ गई हैं कि भाई हम बोल बोल के थक गए कि भाई ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, आपकी टीम ही नहीं है। आप मतलब बातें कर रहे हैं कि जी हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। भाई ग्राउंड बनाने से कुछ नहीं होता, ये ग्राउंड बना के दीवारें, इससे पाकिस्तान टीम खड़ी नहीं होती भाई। पाकिस्तान टीम को बेहतर करने के लिए मेरिट के लोग लाए जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये 90s वाले, ये 92 वाले जब तक पाकिस्तान क्रिकेट से दूर नहीं होंगे, हमारी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये जो बातें करते हैं ना 92 वाले, जो टीवी चैनल्स पे भी बैठ के अपने दोस्तों को प्रोमोट कर रहे होते हैं सारे कि जी हम स्लो क्रिकेट खेल रहे हैं, और भाई आजकल के दौर के लोग लेके आओगे, वो लोग जो मेरिट के लोग हैं, मेरिट के, जिनको क्रिकेट का पता है, जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए हुए, ठीक है, उन लोगों को अगर आप कोचिंग में लाएंगे, चीजें बेहतर होंगी, माइंडसेट बदलेगा। अगर आप यही पुराने जमाने के 1990 वाले कोच, अब क्या सीन है आगे तनवीर, हमारा पाकिस्तानी टीम की अब क्या स्टेटस क्या है इस वक्त? ये फिर वो अगर मगर वाला खेल भी है या नहीं है? इस बार वो खेल भी नहीं है पाकिस्तान टीम का। यही है, सिर्फ वही अल्लाह के आसरे पे हम। आज बांग्लादेश ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तो हमने बहुत बड़े मार्जिन या बहुत बुरे तरीके से अपना रन रेट बेहतर करके बांग्लादेश को हराया। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच है, इंडिया अगर न्यूजीलैंड को हराता है तब हम कहीं आते हैं, वरना ये जो सिचुएशन उस हिसाब से अगर मुझसे पूछे ना, तो भाई पाकिस्तान टीम को कहीं भी नहीं आना चाहिए, इनको आना ही नहीं चाहिए भाई, इनको क्रिकेट खेलनी ही नहीं चाहिए। तो जो हमने साउथ अफ्रीका को रिसेंटली हराया, ऑस्ट्रेलिया को जो चेंजेस करके हराया था, वो चेंजेस हम कहाँ भूल गए क्या? रास्ते में रह गई वो? क्यों हमने चेंजिंग की? हमें क्या तकलीफ थी? एक साइम अयूब हमारा अनफिट हुआ था, उसकी जगह आपने एक ओपनर लेके आना था, ठीक है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक लेके आते, दूसरी टीमों के पास आप देखें 2-2, 3-3 ओपनर बैठे हुए, उनके पास ऑप्शन देखे, स्पिनर्स के, फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन देखे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड को मैच हराया, 5 उनके मेन प्लेयर उन्होंने छोड़ दिया, अनफिट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? इंग्लैंड का क्या हाल किया ऑस्ट्रेलिया ने? हमारा एक साइम अयूब अनफिट हुआ तो क्यामत आ गई है, बर्बादी होगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। पता नहीं क्या हो गया जी, साइम अयूब अनफिट हो गया, रोना पड़ गया कि यार हमारे पास प्लेयर ही खत्म हो गए। ये इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि थके हुए थर्ड क्लास, ठीक है, मतलब अनप्रोफेशनल लोग कोचेस लगाए जाते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, बोर्ड में रखे जाते हैं, जिनको सिर्फ अपने पैसे की है। आपका एक क्रिकेटर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। पाकिस्तान टीम हारी है और वो डांस कर रहा है, वो गाने गा रहा है, ठीक है, वो बोर्ड के अंदर है, वो नौकरी करता है, वो गाने गा रहा है। ये तो हाल है इन लोगों का सर। और जो हमारी टीम की जो सूरत हाल थी तनवीर साहब, वो उसमें इब्रार साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल को आउट करने के बाद जो इशारा किया, उस पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। आप अपनी सिचुएशन देखते, परफॉर्मेंस देखते, किस टीम के साथ हम मैच खेले थे, आपने आगाज़ में ही ये हरकत कर दी, आगे आपको अभी रिजल्ट का और नतीजे का पता नहीं था, तो ये अदाएं, ये हरकतें, ये सूट करती हैं? नहीं इब्रार, देखिए बात सुने, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है ना, तो हर तरफ से ये सब कुछ होता है। उनके नहीं किए, उनका हर्षित राणा है, वो नया जो फास्ट बॉलर आया है, क्या उसने खुशदिल शाह को उसने यूं करके नहीं किया? एग्जैक्टली किया है, लेकिन उनकी टीम बड़ी फॉर्म में है, उनको अपनी प्रीवियस रिकॉर्ड का पता है, वो चीजें सब सूट करती हैं जिस वक्त आप खेल पे भी उतने ही फोकस्ड हो। नहीं इब्रार तो कर सकता है ना, एक तो यंग है, उसको वो पहली दफा इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो रैंकिंग में पहले नंबर पे है, उसको उसने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉल करके उसने आउट किया। और ये जो स्टाइल है इसने अभी नहीं किया, ये पहले भी जो पायलटर सीरीज हो रही है उसमें भी जब आउट करता है वो यही करता है, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। कौन सा उसने वो गाली दे दी या कोई बदतमीजी कर दी, उसका एक अपना स्टाइल है। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि भाई जो ये सोचता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी,
वो ये भूल जाए। सिस्टम हमारा बिल्कुल थका हुआ थर्ड क्लास सिस्टम है, नीचे सिस्टम से आपकी क्रिकेट बेहतर होती है। और बार बार बोलता हूँ भाई, बार बार ये जो सर्जरी की बात होती है ना, अभी टीम बाहर होगी ना, अब सर्जरी की जगह ऑपरेशन का नाम दे देंगे जी, ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ। लेकिन सिर्फ ये ऑपरेशन किसके लिए होता है पता है? ये क्रैकडाउन तो बिल्कुल सही आपकी बात है, ये सबसे पहले इंतजामिया में और क्रिकेट बोर्ड में करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। नहीं होता, इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, हम देख रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत ही मायूस हैं और ये गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि एक अरसे से एक ही हमारी जो स्पोर्ट जिस पे हमने अपनी तमाम नज़रें फोकस्ड रहा है, जिस पे बड़ी मेहनत की गई है, उसमें अगर ये नतीजा एक अरसे से हम देखते आ रहे हैं जिसमें कुछ चेंजेस ही नहीं आ रही, रिजल्ट में कारकर्दगी सेम रह रही है, उस पर फिर लोगों को गुस्सा उनका जायज़ है। ये हमारा जो सेगमेंट था, इस पर हमने बात तो की। आगे जाके हम दुआ गो हैं कि हम होस्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़ा इवेंट, इसमें हमारी इज्जत रह जाए, किसी तरह अगर मगर करके ही हम सेमीफाइनल तक पहुँचें। अगली स्टोरी की जानिब हम बढ़ते हैं अपनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आला सतही वफ़द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरा आज़रबाईजान, इसके हवाले से हम बात करें। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफाई ताउन और सकाफ़ती तबादले के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। ये दौरा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम साबित हो सकता है। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल में इसकी क्या अहमियत है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब ने। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। एहतशाम साहब, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2024 में जिस वक्त हल्फ उठाया प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद उनका ये दूसरा दौरा है, कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी? क्योंकि हम ये देखते हैं MOUs तो साइन होते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये कंसर्न पाया जाता है कि उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे इम्प्लीमेंटेशन इन MOUs पे, आगे जो बाइंडिंग उसके वो है कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर साइन होना, बाकायदा मुआहदे होना, ये बड़ी अहमियत के हामिल है। आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? हमने देखे ये सेंट्रल एशिया के जो 6-7 ममालिक, आपको याद है सोवियत यूनियन जब टूटा था तो निकले थे वहाँ से ममालिक से, ये तो उनमें आज़रबाईजान भी बड़ा, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, ख़ास तौर पे ये, क्योंकि मिलने इनके ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट्स बेताशा है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि सियासी सफारती इक़्तिसादी तौर पे हमारे ताल्लुकात 1990 में इनके साथ बन गए थे। उस फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले आर्मीनिया के साथ बहुत बड़ी जंग हुई थी। वो एक इलाका है नगोरो काराबाख, वो एक झगड़ा है, जिस तरह हमारा कश्मीर का झगड़ा, इस तरह उन दोनों ममालिक के दरमियान भी झगड़ा है। उस पर उन्होंने फिर कब्ज़ा किया, बहुत सारे ममालिक ने तस्लीम किया, टर्की ने, हम भी नगोरो काराबाख का एक समझते हैं कि वो आज़रबाईजान का हिस्सा है। तो देखें, अलीयेफ साहब इस लिहाज से बड़े दबंग हैं, बाहर के इंटरव्यू भी देते हैं, बड़े सख्त सवालों के जवाब भी देते हैं। और फिर CNN के, मुझे याद है, एक कॉरेस्पॉन्डेंट को अच्छी खासी उन्होंने सुना दी थी कि तुम्हें सारी आज़ादी जो है ना, मीडिया की आज़ादी नहीं है नज़र आती है हमारे मुल्क में, आके तुम्हारे मुल्क में क्या रखा हुआ है, वहाँ पर भी तो बड़ी पाबंदी है। असल बात है आमना, जो आप बात कर रही हैं, देखिए ना, MOU साइन होते हैं। अब ये बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अब उनका नेक्स्ट विजिट जब होगा पाकिस्तान में, उनका डेलीगेशन आएगा तो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। मेरा ख्याल है सेंट्रल एशिया इस लिहाज से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लें जिस तरीके से एक अरसे से पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, उसके बाद फिर यूरोप जाना चाहता है बाई रोड, और क्योंकि लैंडलॉर्ड कंट्री है ज़्यादातर इनके, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं। और फिर इत्तलात ये आ रही है कि शायद हमें ऑयल और गैस जो है ना, वो मार्केट के मुकाबले में कम पैसों में हमें वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये कितना जल्दी हो पाएगा, एक देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ है, अलीयेफ साहब पर्सनली पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान में आते रहते हैं। और दूसरा ये कि उनका ट्रेड डेलीगेशन भी अभी कहा जा रहा है कि बड़ा आएगा, प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे। तो मेरा ख्याल है असल चीज़ तो आमना इंजन ऑफ ग्रोथ तो प्राइवेट सेक्टर है। अभी रह गई बात कि जी आप कितनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं, कितने तरीके कहाँ करते हैं, तो हमने तो आइडेंटिफाई किया हुआ बहुत सारे एरिया। वैसे हमारी जो $100 मिलियन की इनके साथ ट्रेड वॉल्यूम है, या आप कह रहे हैं कि इसको एक्सपैंड करना, इतनी स्पेस है अभी? बिल्कुल आमना है, हम उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, चावल हैं, इस तरह से कपास के वाले से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि हम जो है ना उनको दे सकते हैं। अब सवाल ये कि पॉलिटिकल विल होने के बावजूद अगर हुकूमत कामयाब नहीं होती इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जो हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और टैरिफ कम करके नहीं दिए जाते, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर तो नहीं आएगा पाकिस्तान में। लेकिन कहा जा रहा है कि अलीयेफ साहब, प्रेसिडेंट अलीयेफ एक पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं
और जिस तरह पिछले साल आए भी थे पाकिस्तान, तो उससे लगता है कि वो इनकरेज करेंगे अपने प्राइवेट सेक्टर को। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ऑयल एंड गैस एक बड़ा शोबा है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़रीदने में। वहाँ पे अगर हमें वो आसानी के साथ एक अच्छा पैकेज दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक के बाद दीगर अहम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नए तिजारती दौर के आगाज़ की। 70 की दहाई से मुअत्तल तिजारती रास्ते फिर बहाल होने लगे हैं। पोर्ट कासिम से सरकारी तौर पर बांग्लादेश के लिए पहली तिजारती खेप रवाना कर दी गई है। शेख हसीना वाजिद के हटने के बाद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मफाहमत की पेशकश भी की थी, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक में 50,000 टन चावल की बरामद का मुआहदा हुआ है। पहली 25,000 टन की खेप रवाना कर दी गई है, जबकि दूसरी खेप मार्च के शुरू में भेजी जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त शिपिंग रूट्स के क़याम से दो तरफ़ा तजारत को मज़ीद फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है, जो जनूबी एशिया की मईशत के लिए एक मस्बत इशारा है। क्या ये बहाली खित्ते में तजारती इस्तेहकाम की नई राहें खोलेगी? इसी हवाले से बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है जावेद जिलानी, एक्टिंग चेयरमैन हैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। किस हद तक ये जो हम देख रहे हैं कि जो रूट बन चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले ज़ाहिर कॉस्टली भी था और टाइम भी आपका ज़्यादा लगता था, क्योंकि या तो श्रीलंका बरास्ता या दुबई बरास्ता हम एक्सपोर्ट अपनी वहाँ पर करते थे। अभी जो ट्रेडिंग रूट हमारा ओपन होना है, किस हद तक इस्तेफादा किया जा सकता है? आपका इस पर इनिशियल रिएक्शन। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस पर बात करने का मौका दिया। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये 50,000 टन क्यों इम्पोर्टेंट है। हम 6 मिलियन टन लास्ट ईयर एक्सपोर्ट कर चुके हैं, अभी हम 3 मिलियन और एक्सपोर्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह 3.5 मिलियन हम लोग इस साल में जून जुलाई तक और एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए, 50,000 टन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज हम इस पर बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 50,000 टन चावल नहीं जा रहा। ये दो पड़ोसी मुल्कों में दोस्ती का आगाज़ हो रहा है, जो काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से जो आपस में थोड़े बहुत इख्तलाफात थे, जिसके बाद हमारी ट्रेड रुकी हुई थी। तो इसका मैं क्रेडिट आर्मी चीफ को दूंगा, पीएम को दूंगा, पीएम सेक्रेटरी को दूंगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री को दूंगा, स्पेशली टीसीबी को दूंगा, चेयरमैन टीसीबी को, चेयरमैन पोर्ट एंड शिपिंग को दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड को दूंगा। और ये सब इन लोगों की, और रीप स्पेशली राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के जो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट किए B2B गवर्नमेंट के साथ मिलकर टीसीपी के थ्रू, तो ये सबको क्रेडिट मिलता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम इतने सालों के बाद पाकिस्तान का फ्लैग वाला झंडे वाला जहाज़ लेके इंशाल्लाह बांग्लादेश की हदूद में दाखिल होगा और 4 मार्च को इंशाल्लाह हमारा 25,000 टन का जो पहला जहाज़ है, तकरीबन 25-26,000 टन का, 26,250 का, वो इंशाल्लाह बांग्लादेश पहुँचेगा। एक दोस्ती की, पड़ोसी मुल्क के साथ एक दोस्ती की नई राह हमवार होगी। ठीक है, मैं इत्तिशाम साहब का भी इसमें नुक्ता ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू एक और क्वेश्चन के साथ। इत्तिशाम साहब, ये तो हम देख रहे हैं कि बड़ा सिग्निफिकेंट और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि राहें खुली हैं और डायरेक्टली अब यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऐड ऑन कीजिएगा, अगर हम ओवरऑल देखें राइस एक्सपोर्ट का, तो गुज़श्ता माली साल ये बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट गई थी और उसकी एक रीज़न इंडिया में होने वाले इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से इंडिया की एक्सपोर्ट बंद थी। अब चूँकि इंडिया इज़ बैक इन द गेम, अभी कितना मुश्किल होगा ओवरऑल रीजन में जो हम चावल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। $4 बिलियन तक हुआ था, पाकिस्तानी हुकूमत ने $5 बिलियन का हदफ तय किया अगले माली साल के लिए। कितना मुश्किल लग रहा है आपको ये हदफ अभी सारी सिचुएशन को देखते हुए? आमना, देखिए, कंपैरिजन अगर हिंदुस्तान से करते हैं तो जिस तरह ट्रेडमार्क बासमती का पाकिस्तान ने इवेंचुअली बहुत अरसे के बाद जीत लिया, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइस एक्सपोर्ट्स के लिए। 50,000 टन और कहा जा रहा है कि जी पहली खेप गई है और कहा था 2 लाख टन से ज़्यादा का पोटेंशियल फौरी तौर पे कहते हैं। अब बात वही आती है कि आप देख लें कि जहाँ जहाँ कमी वाक़या होती है एक्सपोर्ट में, वो कहते हैं इसमें लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होता है और या इनोवेशन नहीं होती। जो हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन, डाइवर्सिफिकेशन, वो नहीं हो रही होती। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि जितना पोटेंशियल हमारा राइस के प्रोडक्शन का है, वो जितना अब देखें ना, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। आज मैं खबर देख रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी चावल की कीमत बढ़ने की वजह यह है कि पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। भी एक्सपोर्ट करना तो बहुत अच्छी बात है, फ़ॉरेन एक्सचेंज आप अगर हासिल करते हैं तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी और कोई बात नहीं, अगरचे डोमेस्टिक मार्केट को भी ठीक करने की ज़रूरत है। जावेद साहब, ये अभी हम राइस के बारे में अगर बात करें कि इंडिया के पास स्टॉक भी ठीक ठाक है,
हमारे यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्शन में मामलात हैं, क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम एक तो कंपैटिबल नहीं कर पा रहे, वो प्राइजेस उस तरह से कंपेटिटिव हमारी प्राइजेस नहीं है जितनी वियतनाम और बाकी जिस तरह से मंडियाँ जो हैं बैनुल-अक़वामी मार्केट्स वो एडजस्ट करिए इंडिया की प्राइस के साथ। हमें क्या करना होगा ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो चावलों की एक तो स्टॉक हमारे पास भी मौजूद रहे और एक्सपोर्ट्स भी बढ़े? देखिए, सबसे पहली बात तो जो इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट की वजह से लोकल मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं, तो मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि 5.5 मिलियन टन जो एरी 6 एक्सपोर्ट होती है सिंध के पाकिस्तान के अंदर यूज़ ही नहीं होती, ये इस्तेमाल में नहीं है। पाकिस्तान बासमती खाता है और बासमती इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है ये एक्स्ट्रा क्रॉप है चावल की जो एक्सपोर्ट हो रही है, इसलिए चावल कभी भी शॉर्टेज नहीं हुआ पाकिस्तान में। आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री उठा लें कि चावल कभी शॉर्टेज होता ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्लानिंग होती है कि हमने अगले साल का टारगेट 5 बिलियन कर दिया और अगले साल का हमने 6 बिलियन कर दिया, ये इस तरह था। हमने 2020 के अंदर एक कमिटमेंट किया था गवर्नमेंट के साथ, और हमने आपस में, क्योंकि ट्रेड बॉडी हमारी लीग में हमारे लीडर्स ने, उस टाइम के चेयरमैन ने, उस टाइम के एमसीज ने, उस टाइम के एक्सपोर्टर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, और हमने 2.1 बिलियन 2023 से 3.9 बिलियन हमने अचीवमेंट किया। और ये बहुत बड़ा 80% ग्रोथ किसी भी कम्युनिटी के अंदर आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। तो इस पाकिस्तान को हम $4 बिलियन लेके दे रहे हैं, लेकिन वह ये कि जब 3.9 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ तो हमारे पास विदहोल्डिंग फिक्स टैक्स 1% था, विदहोल्डिंग टैक्स, यानी हम जितनी भी एक्सपोर्ट करें, चाहे उसमें एक्सपोर्टर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, 1% फिक्स टैक्स था, जिसको गवर्नमेंट ने लास्ट जून के अंदर 2%। एक चीज बताइएगा कि एक वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से कहा जा रहा है हमारी एक्सपोर्ट हिट हुई है, हमारा जो करेंसी स्टेबलाइजेशन हुई है। अब आमतौर पे कहा जाता है कि एक्सपोर्टर तो चाहता है कि पाकिस्तान की करेंसी की कीमत कम हो और उसको फ़ायदा होता है। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? ठीक है, पाकिस्तान एक्सपोर्टर पाकिस्तान के अंदर ही रहता है। पाकिस्तानी कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी पाकिस्तान की करेंसी डाउन हो, क्योंकि हम सबके यहाँ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ही की हुई है। हमने यहाँ पे हमारे एक्सपोर्टर्स ने, आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, 10-10 बिलियन की यहाँ पे राइस मिले हैं। कभी आप आए हमारे साथ विजिट करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की बेस्ट राइस मिलें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे ये बिलियंस रुपीज़ का ये काम है। $3.9 बिलियन एक्सपोर्ट करने का मतलब आप अंदाज़ा कर ले कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हर कोई पाकिस्तानी यही चाहता है कि पाकिस्तान का डॉलर इस्टेब्लिश है, उसमें हम भी शामिल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जावेद जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम मसले पर बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। हमारी अगली स्टोरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है और तोरखम बॉर्डर मुसलसल दूसरे दिन से बंद है, जिसकी वजह से यहाँ से रोज़ाना बॉर्डर क्रॉस करने वाले 600 से 700 तजारती ट्रक और हज़ारों मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। इस बंदिश की वजह से अफगान तालिबान की जानिब सरहद पर नई चौकी की तामीर बनी है, ये वजह बताई जा रही है, जो दो तरफा माहिदों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को तामीरात रोकने का कहा, लेकिन तालिबान के इनकार के बाद सरहद बंद कर दी गई है। तोरखम दोनों ममालिक के दरमियान मसरूफ़ तरीन तजारती और सफरी क्रॉसिंग है। इससे पहले भी अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भी ये क्रॉसिंग कई रोज़ तक बंद रही। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी और उनकी पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म किए बगैर ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं है। अब इस सारी सूरत क्या करना होगा, इसी पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया ज़ाहिर शाह शराजी, सीनियर एनालिस्ट है। आपको भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। शाह साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये तोरखम बॉर्डर, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने पर भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है इस वक्त हमें, और साथ ही साथ इसमें जो मुसाफिर थे या ताजिर थे वो बड़े परेशान हैं। अब ये ऑब्वियसली वहाँ से जो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसकी वजह से बंद तो करना पड़ रहा है, लेकिन इस मसले को आप कैसे देख रहे हैं? इसके हल के लिए क्या कोई इक़दामात हुकूमती सतह पर इस हवाले से कोई सोच विचार की जा रही है? जी आमना, मेरे ख्याल में देखें, तोरखम बॉर्डर की बंदिश शायद जो तनाज़ात चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर हम देखें जो काबुल हुकूमत है वो एक लिहाज से भी शायद कोऑपरेटिव नज़र नहीं आती, और ये छोटे छोटे इशूज़ हैं। अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर जो इस वक्त बना हुआ है वो उन अनफ्रीक्वेंटेड
जो रूट्स हैं उनके थ्रू हो रहा है, जो तिरा वैली में हैं, जो कि बाजोड़ के साथ हैं, जो कि मुमंद और साथ साथ कबायली इलाके जैसे साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर है, उनकी वजह से ये मसाइल है। तोरखम बॉर्डर के ऊपर ये चेक पोस्ट का जो तनाज़ा है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है और तकरीबन तीसरा रोज़ है कि बॉर्डर बंद है, तमाम आमदोरफ्त बंद है, तिजारती काफ़िले रुके हुए हैं और जो अफगान महाजरीन जो कि कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से जिनको वापस भेजा जा रहा था वो भी सड़कों के ऊपर रुके हुए हैं, उस तरफ से भी ट्रैफिक बंद है। और दूसरा जो अभी तक की इतलात है, बातचीत जारी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी हुकाम है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उनके दरमियान भी बातचीत हुई है। कल इस्लामाबाद में भी एक दौर हुआ है बातचीत का, लेकिन शायद जो तनाज़ात हैं, खासतौर पर ये जो अब तनाज़ा शुरू हुआ है वो है चेक पोस्ट के बनाने के ऊपर और वो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर। तो ये बड़ा अजीब सा एक कह सकते हैं कि रग किस्म का बॉर्डर है जिसमें एक पहाड़ी जो है वो दूसरे मुल्क के अंदर जा रही है और वहां से शुरू होने वाला एक दर्रा पाकिस्तान के अंदर आता है। तो ये एक डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरा बॉर्डर के ऊपर जो मूवमेंट है, खासतौर पर जो 4-5 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, तोरखम का बॉर्डर है, खरलाची का बॉर्डर है, गुलाम खान का बॉर्डर है, फिर चमन बॉर्डर है, वहां से तो आमदोरफ्त नॉर्मली रहती है, लेकिन जो अनफ्रीक्वेंटेड रूट हैं वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में बड़े जो है वो उनका रोकना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ कि इस वक्त भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में अफगान महाजरीन अफगानिस्तान के अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं उन रास्तों के जरिए से जो कि स्मगलिंग के थ्रू रूट्स हैं, जो कि छुपे हुए रूट्स हैं, जो दोनों कबाइल आपस में जो है वो पैसों के लेन देन के बायस जो है इन लोगों को क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसमें दहशतगर्द भी आते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इंतहाई खतरात जो है वो लाहक है। तो पाकिस्तानी हुकाम को मेरे ख्याल में काबुल के साथ ये मामला बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उठाना होगा कि बॉर्डर क्रॉसिंग के अलावा जो चेक पोस्टें हैं उनको मजबूत करना होगा, खासतौर पर अफगानिस्तान की साइड से, क्योंकि पाकिस्तान की 1200 चेक पोस्टें हैं जबकि दूसरी सिर्फ 250 चेक पोस्टें हैं। तो इससे वादे हो सकता है कि कितना सीरियस इशू है पाकिस्तान की सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ से क्रॉस करके दहशतगर्द भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी हद तक दहशतगर्दाना जो हमले हैं उनमें भी कमी देखी जाएगी। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं साइमल्टेनियसली कि हमें जो करोड़ों रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है, इसमें अब हल पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तो कह दिया गया जब तक दहशतगर्दों की पनाह गाहें ख़त्म नहीं किए जाएंगी तब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। तो उसके बगैर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं सोलली इस इशू को लेकर? हमने दहशतगर्दी के सवाल तो अपनी जगह मजबूत है और हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर उनको बता दिया कि मुसलसल दहशतगर्दी होने से पाकिस्तान को कितना नुकसान है। अंदर आके मारते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, यहाँ सहूलतकार भी उनके बैठे हुए हैं। असल बात तो अफ़गान हुकूमत वो जिस अंदाज से अप्रोच कर रही है, और अब देखें प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बयान आ गया, वो कहते हैं कि जो असला हम छोड़ के गए थे, जो कहा जाता है $7 बिलियन का, वो कहते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है हमसायों के ख़िलाफ़। वो ये कह रहे हैं कि जी चाहे पैसे देने पड़े इनको, उससे हम वापस लेके आएंगे। अब ना ये जो रीसेंट क्लैशेज है ना, जो नुकसान इस तरफ से हो रहा है कि हमारे तक जो जाने थे, अब उनको ये लग रहा है बड़े अरसे से पाकिस्तान कहता है कि ये वीज़ा रजीम हमने जो रिस्ट्रिक्शन रखी है बग़ैर पासपोर्ट के वैलिड वीज़े के हम किसी को नहीं आने देंगे। वो तो अब कहते हैं कि नहीं जी हमें तो अपना ऐसे ही आने दें, एक कि हम कई वर्षों से हम जा रहे हैं आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जिस अंदाज से कह रहा है फर्मली, अभी देखें कल इसाक डार साहब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उनका हर सूरत में अफ़गान तालिबान जो अपना माजरीन है उनको वापस करेंगे। अब देख लें उनके बारे में भी पता चलता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है दहशतगर्दी के हवाले से, सहूलतकारी के हवाले से। तो पाकिस्तान वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म करना चाहता है, एफर्ट भी करना चाहता है। अब तो यूनाइटेड नेशन भी कह दिया है, इंडिपेंडेंट अदारे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बाकी जगहों पे दहशतगर्दी जो होती है उसमें अफ़गान तालिबान जो है ना इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करते हैं TTP के लोगों को, जो 2-3 जगह पे नूरस्तान और कंधार में बैठे हुए हैं, उनको रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात हम ना आज हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो जिस अंदाज से जलालुद्दीन साहब हैं वो ख़िलाफ़ हो गए उनके अफ़गानी, वो भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, वो भी ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो जिस अंदाज से दहशतगर्दी होती है हमारे लिए भी बदनामी है, 3 साल हो गए हैं, कोई हमें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, इसको ख़त्म किया जाए। अहम बात है हमने इस दफ़ा जो हमें नुकसान हो रहा है, हमारे 20 ट्रक खड़े हैं वहाँ पर। अब हुकूमत तो हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जब क्लैशेज़ होते हैं वहाँ पर तो बॉर्डर बंद हो जाता है।
उसको जिसकी वजह भी अभी जाहिद शाह भी बता रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने चौकी पाकिस्तानी साइड पे बना ली है, अब ये गलत तरीके से लीगल से बनाना पाकिस्तान को मैसेज वो दे रहे हैं कि जी ठीक है, अगर वीज़े के बगैर हमारे लोगों को आप रोकेंगे आने के लिए तो हम यही करेंगे। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली नुकसान उनको होगा। अब इंटरनेशनल ओपिनियन भी देख लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जिस तरह उनको कह रही है कि दहशतगर्दी रोने में आप नाकाम हो गए, तो उनको ही देखना पड़ेगा। वैसे भी आप देख लें, लड़कियों की तालीम हो, ख़वातीन का जॉब करना हो, सख्तियाँ की उन्होंने, वो नहीं ख़त्म करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। अमेरिका ने आप देख लें सारी दुनिया की इमदाद बंद की है, उनकी भी $45 मिलियन हर हफ्ते जो मिलता था वो मौज भी ख़त्म हो गई है। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान को और तालिबान हुकूमत को खुद सोचना होगा कि कितना नुकसान हो रहा है। कुछ खबरें तो ये भी हैं कि दोबारा ओपीएम ग्रो करके तो जनाब वो एक्सपोर्ट करेंगे और पैसा बनाएंगे, जिसको खुद ही उन्होंने ओपीएम की काश्त को पहले तबाह किया था। लेकिन वहाँ पर एक जगह हम देख रहे हैं कि वो जापान का टूर, वहाँ पे जाकर वो बोलते हैं कि हमें एडवांसमेंट लानी है, प्रोग्रेसिव एक नेशन बनानी है, लेकिन दूसरी जानिब उनकी जो अदाएँ हैं वो बिल्कुल बरक्स हैं उनके अल्फाज के। अब ना देखें, वो तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो खोने के लिए नहीं है। पहले भी कहते थे जब अफगान वार थी अमेरिका के साथ कि यू हैव अ वॉच एंड वी हैव अ टाइम। तो मेरा ख्याल है ये उनको तो वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम अपना वो कबायली सिस्टम तोड़ेंगे। हाँ, अब तब्दीली उनकी अब आएगी, क्योंकि आप देख लें नॉर्दर्न लाइन्स के लोग उनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। वहाँ देख लें उज़्बेक हैं, उसके बाद फिर हज़ारा लोग हैं। इवेंचुअली उनको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। जो दुनिया इस वक्त जिस मामलात को देख रही है और जिस तरह से उन पर एक प्रेशर भी पाया जा रहा है, उसके बाद डेफिनेटली उनको ये लाइन लेनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच एहतशामुल हक साहब, जाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में बात करने के लिए थे। ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ फ्रॉम हेल्थ। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्द के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में इस बीमारी के फैलाव में सरे फहरिस्त आ चुका है। इस खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हेपेटाइटिस खात्मे के प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान के 2 अजला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ताउन से इन अजला में स्क्रीनिंग और इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि बीमारी पर बर वक्त काबू पाया जा सके। सूबों के इश्तराक से 68 अरब का हेपेटाइटिस सी खात्मे का प्रोग्राम इसके अलावा है। पाकिस्तान में इस बीमारी के तेज़ी से फैलने की क्या वजह है, इलाज मुश्किल है या आसान है, इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि जो हेपेटाइटिस के फैलाव में पाकिस्तान सरे फहरिस्त, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। हेपेटाइटिस पाकिस्तान में वाकई बहुत ज़्यादा आम है, और लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि हेपेटाइटिस की 5 मुख्तलिफ किस्में हैं, A, B, C, D and E। तो A जो होता है वो आपके गंदे खाने पीने की वजह से होता है, और उसके ज़रिए अक्सर बच्चों के अंदर ये यरकान आता है, 2 हफ्ते रह के ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस E है, वो भी आपका जो खाना पीना अगर साफ ना हो, सैनिटेशन अच्छी ना हो, उससे ये वो फैलता है। वो भी ट्रांजिएंट होता है, लेकिन हामला खवातीन के लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। उसके बाद हमारे पास B, C और D रह जाते हैं। तो B जो है उस पे काफी हद तक पाकिस्तान में काबू पाया जा रहा है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन हो रही है बच्चों को बचपन में, जो वैक्सीनेशन हमारा स्केड्यूल है उसके अंदर वो शामिल है। तो हेपेटाइटिस B जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा आम था, उसमें कमी आई है। हेपेटाइटिस D उन्हीं के अंदर, कुछ लोगों के अंदर होता है, लेकिन हेपेटाइटिस C सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी कोई अलामत नहीं नजर आती अक्सर लोगों के अंदर, और उस वक्त पता लगता है जब उनका बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे लिवर आ गया होता है और वो उसके बाद इलाज मुमकिन नहीं होता। तो इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। और पाकिस्तान में इसके फैलने की कई वजूहात हैं। उसके नंबर 1 हेपेटाइटिस C की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा जानलेवा है इस वक्त और सबसे ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। और उसकी वजह से गंदे औजारों का इस्तेमाल, वो चाहे दंदान साज हो, वो चाहे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, अगर उनके जो आलात हैं वो सही तरह स्टरलाइज नहीं हुए एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ, तो वो उसका बायस बनते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपके हजाम,
जिनकी जो औजार होते हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स पे वो लगाते हैं, तो उसके जरिए भी हेपेटाइटिस सी जो है वो फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी माँ से बच्चे को भी, अगर माँ को हेपेटाइटिस सी है और उसका इलाज नहीं हुआ तो इसमें बाज दफा बच्चों की तरफ भी वो ट्रांसमिट होता है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हेपेटाइटिस सी की जो इतना ज्यादा हमारे पास मरीज हैं उसकी एक बुनियादी वजह सैनिटेशन का ना होना है एट डिफरेंट लेवल्स। अच्छा, ये किस हद तक खतरनाक है और पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस के इलाज की सूरत हाल क्या है? देखिए जी, हेपेटाइटिस का इलाज पहले तो बहुत मुश्किल था और पहले तो था नहीं, फिर उसके बाद जब आया तो इंजेक्शंस होते थे और बड़े सख्त इंजेक्शंस होते थे, और मुझे याद है कि मरीज वो इंजेक्शन लगवा कर उनके पास उनकी सकत नहीं रहती थी कुछ काम करने के लिए, इतने ज्यादा हैवी किस्म के इंजेक्शंस होते थे और सक्सेस रेट भी इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से बड़ी अच्छी अद्वियात आ चुकी हैं जो सिर्फ ओरल जैसा गोलियां खानी होती हैं या कैप्सूल खाने होते हैं उस तरह की है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले कई सालों से उसके अंदर इसने ऐसे इंतजामात किए हैं कि जो बाहर हजारों डॉलर की दवाई थी वो पाकिस्तान में चंद हजार रुपयों के अंदर वो अवेलेबल हो गई। तो अब सस्ती अद्वियात मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और आम मौजूद हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ मौजूद हैं, जिनसे इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है। और इस वजह से ये बड़ा जरूरी है कि जिन लोगों के अंदर आपको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो जाए वो इंश्योर करें कि वो जो भी उनकी जितनी भी दवाई खानी उनके लिए जरूरी है उनकी एज के मुताबिक और उनको जो सी दवाई है वो उसका पूरा कोर्स करें, ताकि ये उनके जिस्म से मुकम्मल तौर पे, ये बड़ा मुज़दी मर्ज है जो कैंसर तक आपको ले जाता है, तो इसको मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा किया जा सके। यानी ये इस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। हालात हैं इसमें हमने खुद विजिलेंट होकर अपना ख्याल रखना है, क्योंकि ये सेहत अल्लाह ताला की इमानत है और इसका ख्याल करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पर फ़र्ज़ है। तो इसमें नेग्लिजेंस अगर हो रही है, हेपेटाइटिस सी जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जी जो आपके सिरिंजेस का इस्तेमाल है, औजार ऐसे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी सैनिटाइजेशन की वजह से अक्सर ये बीमारी फैल जाती है। इसमें हमें ख़ुद ख्याल करना होगा, हमें इंश्योर करना होगा कि जो अमला या इंतज़ामिया इसको यूज़ कर रही है उसको सैनिटाइज़ किया गया है। आप खुद घर से बाय करके ले जाएँ, और इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है जी। आप अपनी स्क्रीनिंग वैसे भी रखें, 6 माह के बाद इस तरह के जो टेस्ट हैं वो ज़रूर कराने चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। डॉक्टर राना जवाद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।